गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू टारगेट विथ एसबी क्लासेस। दोस्तों, आज का जो टॉपिक है महाजनपद काल। इसमें हम दोस्तों आज 600 ईसा पूर्व से 325 ईसा पूर्व तक के बारे में आज हम यहाँ पे जानकारी प्राप्त करेंगे। ये वीडियो दोस्तों आपका आने वाला बिहार शिक्षक भर्ती की बात है, यूपी पीसीएस की बात है, आरओ एग्ज़ाम की बात है, या फिर यूपी पुलिस की बात है। और जिस भी एग्ज़ाम में आपका इतिहास से संबंधित प्रश्न आता है उन सभी के लिए वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो लगातार दोस्तों चैनल पर बने रहिएगा महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। हम आपके बीच में ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो अवश्य लाते रहेंगे। और अगर चैनल पहली बार विजिट करें हैं तो चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से क्या करना है? मैच करना, यानी कि सुमेलित करना है। अब इसमें महाजनपद काल दिया गया है, ठीक है, महाजनपद दिया गया है और उनकी राजधानी क्या थी? तो गांधार। गांधार दोस्तों कहाँ पर है? इस समय वर्तमान में पाकिस्तान में है, ठीक है। और वो एक विद्या अध्ययन का केंद्र था। तो ये कहाँ पर था? मथुरा में, कौशाम्बी में, श्रावस्ती में, या फिर तक्षशिला में। तो ये सारे कहाँ पर हैं? इस समय उत्तर प्रदेश यानी कि भारत में ही है, लेकिन ये पर कहाँ पर है? पाकिस्तान में है, तक्षशिला। सूरसेन। सूरसेन दोस्तों, ये जो थे मथुरा के थे। ये जो जनपद था ये आपका मथुरा का था। वत्स। वत्स जो था आपका ये कौशाम्बी था। कौशल श्रावस्ती। तो इस प्रकार आप देखते हैं कि आपका जो पहला ऑप्शन है यही आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। हर्यक वंश के किस शासक को कुणिक कहा जाता था? बिंबिसार, उदयन, अजातशत्रु, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 2। तो सही आंसर दोस्तों आपका अजातशत्रु। क्या सही? अजातशत्रु। अजातशत्रु को क्या कहा जाता था? कुणिक कहा जाता था। उदयन ने दोस्तों पाटलिपुत्र की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 3। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र नगर की स्थापना की थी? अजातशत्रु, उदयन, अशोक, या फिर घनानंद। तो अभी हमने बताया दोस्तों उदयन ने। किसने? उदयन ने। क्वेश्चन नंबर 4। शिशुनाग वंश का वह कौन सा शासक था जिसके समय में वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन किया था, जिसे काकवर्ण के नाम से भी जाना जाता है? उसका और क्या नाम था? काकवर्ण। काकवर्ण का मतलब क्या है? कौवे के जैसा उसका रंग था। कौवा कैसा होता है? काला होता है, ठीक है। और वैशाली में भी उसका नाम छिपा हुआ है, आप इसको देख सकते हैं। तो फिर कौन हो जाएगा? काला शोक। कौन हो जाएगा? काला शोक। इसी के समय में द्वितीय बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई थी? फारस में, बेबीलोन में, मेसिडोनिया में, या फिर तक्षशिला में। तो सही आंसर दोस्तों आपका बेबीलोन में। कहाँ पर? बेबीलोन में। क्वेश्चन नंबर 6। सिकंदर महान एवं पोरस गुरु की सेनाओं ने किस नदी के आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाला हुआ था? रावी, झेलम, सतलज, या फिर चेनाब। क्वेश्चन नंबर 6। तो सही आंसर दोस्तों आपका झेलम नदी के तट पर। किस नदी पर? झेलम नदी के तट पर। क्वेश्चन नंबर 7। किस प्रकार का मृद भांड यानी कि पाटरी जो आपका बर्तन बनाना था भारत में द्वितीय नगरीकरण या फिर शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? गेरू रंग वाले मृद भांड, चित्रित धूसर मृद भांड यानी कि उस पर चित्र बनाया गया था, या फिर उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन यानी कि जिस पर पालिश किए रहते थे, या फिर काले और लाल बर्तन। क्वेश्चन नंबर 7। आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में भी वीडियो को पॉज करके अपना आंसर दे सकते हैं, या कहीं पर नोट करके कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि मेरा कितना प्रश्न इसमें से सही हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7। तो सही आंसर दोस्तों उत्तरी काले पालिशकृत बर्तन, ठीक है। बर्तन कैसे थे? पालिशकृत हुए यानी कि पालिश किए हुए थे। क्वेश्चन नंबर 8। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया है? ग्रामक, भोजक या ग्राम भोजक, ज्येष्ठक, या फिर ग्रामपति। क्वेश्चन नंबर 8। तो सही आंसर दोस्तों आपका भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्या कहा जाता था? गांव के मुखिया को पाली ग्रंथों में भोजक या ग्राम भोजक कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 9। उज्जैन का प्राचीन नाम क्या था? अवंतिका, तक्षशिला, कान्यकुब्ज, या फिर धान्यकटक।
क्वेश्चन नंबर 9, सही आंसर दोस्तों आपका अवंतिका। उज्जैन का क्या नाम था? प्राचीन नाम था। क्वेश्चन नंबर 10, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्म नंद, कालाशोक, घनानंद या फिर नागार्जुन? तो नंद वंश के संस्थापक कौन थे? महापद्म नंद। अंतिम शासक घनानंद, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित करके मौर्य वंश की स्थापना किया था। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा किसे अग्रमीज या जेंड्रमीज कहा गया है? अजातशत्रु को, कालाशोक को, महापद्म नंद को या फिर घनानंद को? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर दोस्तों आपका घनानंद। घनानंद को ही क्या कहा गया है? अग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से इसको संबोधित किया गया है ग्रीक या यूनानी लेखकों द्वारा, यानी कि जो भी उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखा है घनानंद को अग्रमीज या जेंड्रमीज के नाम से उसमें क्या किया है? इसका उल्लेखन किया है। घनानंद आप इंडिया में पढ़ते हैं इसको। क्वेश्चन नंबर 12, प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा? क्वेश्चन नंबर 12, सही आंसर दोस्तों आपका ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 13, प्राचीन भारत में दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किनके द्वारा किया गया था? ईरानियों द्वारा, यूनानियों द्वारा, शकों द्वारा या फिर कुषाणों द्वारा? क्वेश्चन नंबर 13, तो सही आंसर दोस्तों आपका यूनानियों द्वारा। किसके द्वारा? यूनानियों के द्वारा दूसरा विदेशी आक्रमण एवं पहला यूरोपीय आक्रमण किया गया था। और आपका जो ऊपर वाला क्वेश्चन था, कंफ्यूज नहीं होना है, आप उसमें ध्यान रखिएगा। पहला विदेशी आक्रमण अगर पूछेगा तो आपको क्या लगाना है? ईरानियों के द्वारा। किसके द्वारा? ईरानियों के द्वारा, ठीक है। और अगर दूसरा विदेशी आक्रमण या फिर पहला यूरोपीय आक्रमण पूछता है तब आपका यूनानियों है, क्या हो जाएगा? यूनान के लोगों के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 14, ईरान के हखमनी वंश के किस शासक ने भारतीय भूभाग को जीतने के बाद उसे फारस साम्राज्य का 20वां प्रांत को दोस्तों क्षत्रपी भी कहते हैं, बनाया गया? साइरस, डेरियस या दारेबाहु फर्स्ट, जेरसिस या छयार्स या फिर डेरियस या दारेबाहु थर्ड? तो सही आंसर दोस्तों आपका डेरियस या फिर दारेबाहु फर्स्ट। क्वेश्चन 15, हाइडेस्पीज या बितस्ता यानी कि आधुनिक झेलम, बितस्ता का आधुनिक नाम क्या है? झेलम। और यूनानी ग्रंथों में किसके नाम से लिखा गया? हाइडेस्पीज, ठीक है। तो इसका जो युद्ध हुआ था 326 बीसी में, बीसी का मतलब क्या है? ईसा पूर्व, बिफोर क्राइस्ट, किन शासकों के बीच में हुआ था? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मार्क कर लीजिएगा। सिकंदर एवं पोरस के बीच, सेल्यूकस एवं चंद्रगुप्त मौर्य के बीच, चंद्रगुप्त मौर्य एवं घनानंद के बीच या फिर सिकंदर एवं आम्भी के बीच? आम्भी भी दोस्तों तक्षशिला का एक राजा था, तो बताइएगा दोस्तों। और सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर। क्वेश्चन नंबर 15 का जो दो आंसर है दोस्तों, ये सिकंदर एवं पोरस की सेनाओं के बीच में हाइडेस्पीज या बितस्ता या झेलम का युद्ध जो हुआ था 326 ईसा पूर्व में हुआ था। इसमें सिकंदर की सेना ने पोरस को हरा दिया था, लेकिन जब पोरस से पूछा गया कि बताइए एक राजा दूसरे राजा के साथ कैसा व्यवहार करता है हारने पर, तो पोरस ने कहा था आइए तो आप ही बता सकते हैं, एक मित्रवत व्यवहार करता है। फिर दोनों के बीच में क्या हुआ था? एक मित्रता का कायम हो गया और फिर सिकंदर ने पोरस की सेना को पूरा राज्य वापस कर दिया, पोरस को मारा नहीं था। क्वेश्चन नंबर 16, सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया? 326 ईसा पूर्व, 326 ईस्वी में या फिर 323 ईसा पूर्व में या फिर 323 ईस्वी में? तो सिकंदर ने दोस्तों जो भारत पर आक्रमण किया था ये किया था आपका 326 बीसी में, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? मैच करना है। इसमें शासक दिया गया है एक तरफ आपका और एक तरफ क्या दिया गया है? उनका वंश, ठीक है। तो उससे क्या करना है आपको? रिलेट करना है, ठीक है। आइए देखते हैं दोस्तों, जो शिशुनाग थे आपके बिंबिसार, तो बिंबिसार दोस्तों आपके किस वंश से संबंधित थे? आइए देखते हैं। हर्यक वंश के। किस वंश के थे? हर्यक वंश के थे।
कालाशोक, कालाशोक जो थे दोस्तों आपके शिशुनाग वंश के। महापद्म नंद नंद वंश के थे। किस वंश के थे? नंद वंश के। और बिंदुसार मौर्य वंश के थे। किस वंश के थे? मौर्य वंश के। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका 1, 2, 4 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 18, महाजनपद है और उनका आधुनिक क्षेत्र कहाँ पड़ता है? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। मगध, मगध दोस्तों कहाँ पड़ता है? पटना व गया के जिले ये आधुनिक क्षेत्र हैं। कहाँ पड़ते हैं? बिहार में। कहाँ पर हैं? बिहार में। वत्स, वत्स दोस्तों इलाहाबाद से सटा हुआ एक जिला है, कौशाम्बी जिसे कहते हैं, तो वहाँ उसका केंद्र था और वो उसका आधुनिक नाम वही है, लेकिन इसमें इलाहाबाद दिया गया है तो इलाहाबाद ही आपको टिक करना है। कौशल, कौशल नगरी सबको पता है, अवध में। कहाँ पर है? अवध। अवंती, अवंती जो था आपका उज्जैन यानी कि मालवा के क्षेत्र का था, मध्य प्रदेश। तो इस प्रकार आप देखते हैं दोस्तों 1, 2, 3 एंड 4 पूरा एकदम से मैच है, इसमें आपको कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, याद कर लीजिएगा दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19, मगध की प्राचीन प्रथम राजधानी कौन सी थी? पाटलिपुत्र, वैशाली, गिरिव्रज या राजगृह या फिर चंपा? क्वेश्चन नंबर 19 सही आंसर दोस्तों आपका गिरिव्रज या राजगृह क्या थी? इसकी प्रथम राजधानी थी मगध की। क्वेश्चन नंबर 20, किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? अजातशत्रु के द्वारा, कालाशोक के द्वारा, उदयन के द्वारा या फिर कनिष्क के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 20, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने किया था? अभी हमने ऊपर ही बताया किसके द्वारा हुआ था? उदयन के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 21, 16 महाजनपदों की सूची किसमें उपलब्ध है? अंग्युत्तर निकाय में, संयुक्त निकाय में, महाभारत में या फिर छांदोग्य उपनिषद में? तो ये किसमें दोस्तों? अंग्युत्तर निकाय में। किसमें? अंगुत्तर निकाय में। क्वेश्चन नंबर 22, इनमें से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? महापद्म नंद, धनानंद, सुकल्प या फिर चंद्रगुप्त मौर्य? तो सिकंदर के जो समकालीन थे दोस्तों ये थे आपके घनानंद। घनानंद को ही क्या किया था इसने? इसके बीच में युद्ध भी हुआ था। क्वेश्चन नंबर 23, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस सदी में हुआ था? चौथी सदी ईसा पूर्व में, छठी सदी ईसा पूर्व में, दूसरी सदी ईसा पूर्व में या फिर पहली सदी ईसा पूर्व में? क्वेश्चन नंबर 23, तो ये हुआ था दोस्तों छठी सदी ईसा पूर्व में मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, सिकंदर की भारत में सफलता के कौन से कारण थे? भारत में तब कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल बात सही है। उसकी सेना श्रेष्ठ प्रकार की थी, ये भी बात सही है। उसे देशद्रोही भारतीय शासकों का सहयोग मिला। ठीक है, कहने का मतलब है कुछ भारतीय शासक जो थे उन्होंने क्या किया था? सिकंदर का साथ दिया था। ठीक है, क्वेश्चन पॉइंट नंबर 4 है, वह एक अच्छा प्रशासक था। तो एक अच्छा प्रशासक भी था तभी तो उसको विश्व विजेता कहा जाता है, ये भी बात सही है। इस प्रकार आप देखते हैं ये आपका ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर सही है। ठीक है, यूपी पीसीएस में ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? मैच करना है। एक राजा है और फिर उनका राज्य कहाँ पर था इसके बारे में बताया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25, प्रदोत, प्रदोत जो थे दोस्तों वो कहाँ के राजा थे? अवंती के थे। कहाँ के थे? अवंती के। उदयन अभी हमने बताया बिहार यानी कि मगध का क्षेत्र। प्रसेनजीत, प्रसेनजीत कहाँ के राजा थे? कौशल के। और अजातशत्रु कहाँ के थे? वत्स यानी कि कौशाम्बी के आसपास का क्षेत्र। इस प्रकार आपका ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 26, अभिलेखीय साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। अंग में, बंग में, कलिंग में या फिर मगध में? कलिंग दोस्तों कहाँ पड़ता है? उड़ीसा में। मगध बिहार में। ठीक है, और अंग भी कहाँ पड़ता है? बिहार में ही, चंपा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26,
तो कलिंग में ही क्या हुआ था, एक नहर खोदी गई थी। क्वेश्चन नंबर 27, पहला ईरानी शासक जिसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था, साइरस, कोम्बिसिस, डेरियस या फिर जेरसिस छयार्स। क्वेश्चन नंबर 27, तो सही आंसर दोस्तों आपका डेरियस। डेरियस एक ईरानी शासक था जिसने भारत के कुछ भागों को अपने अधीन किया था, पहला ईरानी शासक था ये। क्वेश्चन नंबर 28, मगध के राजा अजातशत्रु का सदैव किस गणराज्य के साथ हमेशा युद्ध बना रहा? क्वेश्चन नंबर 28, वज्रसंघ, वैशाली या फिर पंचाल या फिर दोनों के साथ या फिर किसी भी साथ नहीं? तो सही आंसर दोस्तों आपका वज्र या वैशाली के साथ क्या है, इसका हमेशा युद्ध चलता रहा। तो जब दोस्तों आपस में ही लड़ते रहेंगे तो बाकी लोगों से यानी कि विदेशियों से अपनी रक्षा क्या करेंगे? इसी कारण एक राजा क्या होते थे, दोनों में से एक किसी के साथ मिल जाते थे और फिर इस राजा को भी क्या कर देते थे, पराजित कर देते थे। और बाद में जो बाहर के शासक थे यानी कि भारत से बाहर से आते थे वो इनको भी पराजित कर देते थे। इस वजह से क्या करते थे, पूरा अपने जो है क्षेत्र जो है अपने ऊपर कब्जे में ले लेते थे। इसी कारण क्या हुआ, भारतीय राज्यों का काफ़ी क्षय हुआ, काफ़ी नुकसान हुआ उनको। क्वेश्चन नंबर 29, वज्र संघ के विरुद्ध मगध राज्य के किस शासक ने प्रथम बार रथ मूसल यानी कि एक ऐसा रथ जिसमें गदा जैसा हथियार जुड़ा था, महाशिलाकंटक यानी कि पत्थर फेंकने वाला एक युद्ध यंत्र था, ऐसे हथियारों का प्रयोग किया? अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य, कालाशोक या फिर उदयन। क्वेश्चन नंबर 29, तो सही आंसर दोस्तों आपका अजातशत्रु। क्या सही है? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 30, नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? महापद्म नंद, घनानंद, कालाशोक या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 30, तो सही आंसर दोस्तों आपका घनानंद। ठीक है, इसी को हरा करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। भारत में सिक्कों यानी कि मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? अशोक के शासनकाल में, कनिष्क के शासनकाल में, 600 ईसा पूर्व में या फिर 300 ईसा पूर्व में? क्वेश्चन नंबर 31, सही आंसर दोस्तों आपका 600 ईसा पूर्व में भारत में सिक्कों का प्रचलन हुआ। क्वेश्चन नंबर 32, इन राजाओं पर विचार करना है और ये बताना है कौन से राजा ऐसे थे जो बुद्ध के समकालीन थे? अजातशत्रु, बिंदुसार या फिर प्रसेनजीत? तो इनमें से कौन कौन से ऐसे राजा थे जो कि बुद्ध के समकालीन थे? तो अजातशत्रु हो गए दोस्तों, ठीक है, और प्रसेनजीत, ठीक है, ये बुद्ध के समकालीन थे। इस प्रकार आपका पहला और तीसरा आंसर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, छठी सदी ईसा पूर्व के दौरान बड़े राज्यों के उदय का प्रमुख कारण क्या था? उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया जाने लगा, जनजातीय समाज में अत्यधिक व्यवस्थित जीवन का मार्ग प्रशस्त किया, व्यापार एवं वाणिज्य का उल्लेखनीय विकास हुआ या फिर इनमें से कोई नहीं? क्वेश्चन नंबर 33, तो सही आंसर दोस्तों आपका उत्तर प्रदेश और बिहार में व्यापक पैमाने पर लोहे का उपयोग किया जाना। इस दौरान क्या हुआ, खेती में और भी उपज की मात्रा में बढ़ोतरी हुई जिससे जनसंख्या भी बढ़ी और बड़े राज्यों का क्या हुआ, उदय हुआ। क्वेश्चन नंबर 34, मगध सम्राट बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? कौशल, अंग, अवंती या फिर वैशाली? क्वेश्चन नंबर 34, सही आंसर दोस्तों आपका अवंती यानी कि उज्जैन। ठीक है, वहाँ के राजा को जो कि बीमार थे तो बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को उनकी सेवा के लिए भेजा था। क्वेश्चन नंबर 35, किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना लिया? अजातशत्रु, बिंबिसार, शिशुनाग या फिर महापद्म नंद? सही आंसर दोस्तों आपका शिशुनाग। क्वेश्चन नंबर 36, किस मगध सम्राट ने अंग का विलय अपने राज्य में कर लिया? बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग? क्वेश्चन नंबर 36, सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बिंबिसार। बिंबिसार ने क्या किया था, अंग का विलय करके अपने राज्य में मिला लिया। क्वेश्चन नंबर 37, शिशुनाग ने किस राज्य का विलय मगध साम्राज्य में नहीं किया? ऐसे भी क्वेश्चन बना करके आपसे पूछा जा सकता है। अवंती का, वत्स का, काशी का या फिर ये भी दोनों का?
तो सही आंसर दोस्तों आपका काशी का। किसका? काशी का विलय अपने साम्राज्य में नहीं किया था, क्योंकि काशी जो है आपका उत्तर प्रदेश में है, काफ़ी दूर भी था। लेकिन वत्स एवं कौशाम्बी वत्स एवं अवंती को किया था। दूर से मतलब नहीं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38, काशी और लिच्छवी का विलय मगध साम्राज्य में किसने किया? बिम्बिसार, अजातशत्रु, उदयन या फिर शिशुनाग? तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका अजातशत्रु। कौन सा सही है? अजातशत्रु। क्वेश्चन नंबर 39, मगध साम्राज्य के बारे में कौन सही नहीं है? पुराणों एवं महाकाव्यों के अनुसार इसकी स्थापना बृहद्रथ ने की थी। महापद्मनंद ने इसे सर्वाधिक विस्तार प्रदान किया तथा सर्वछत्रांतक क्या मतलब होता है? क्षत्रियों का अंत करने वाला, क्षत्रियों का नाश करने वाला। या फिर एकराट की उपाधि धारण की। एकराट का मतलब क्या है? इसके जैसा और कोई राजा नहीं है। गिरिव्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र एवं वैशाली इसकी 4 राजधानियां बनी, या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन नंबर 39, तो सही आंसर दोस्तों आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कहीं ना कहीं क्या है, सब सही है इसमें। क्वेश्चन नंबर 40, सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? नंदवंश, मौर्य वंश, शुंग वंश या फिर कन्नौ वंश? सिकंदर के आक्रमण के समय भारत में किसका शासन था? आप सभी लोग जानते हैं, महापद्मनंद, घनानंद के समय सिकंदर ने आक्रमण किया था, तो उस समय नंद वंश का शासन था। निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी सदी में प्रारंभ में भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था? गांधार, कंबोज, काशी या फिर मगध? तो सही आंसर दोस्तों आपका मगध। मगध क्या था? 6ठी सदी ईसा पूर्व में भारत में सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। यहाँ पर पढ़ने के लिए, अध्ययन करने के लिए काफ़ी विदेशों से भी लोग आए, अध्ययन भी किया नालंदा विश्वविद्यालय में। क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से कौन से भारत पर ईरानी आक्रमण के प्रभाव के रूप में माना जाता है? खरोष्टी लिपि का प्रचार, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार, ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज की कला का प्रचार या फिर स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति? तो इनमें से ईरानी आक्रमण के प्रभाव का, यानी कि भारत में इन सब की चीज़ों का कौन कौन सा चीज़ है जो कि भारत पर इसका प्रभाव पड़ा? क्वेश्चन 42, तो इसमें दोस्तों खरोष्टी लिपि का प्रचार भी हुआ, अभिलेख उत्कीर्ण करने की कला का प्रचार भी हुआ। अभिलेख का मतलब क्या है? पत्थरों पर भी लिखने का कार्य शुरू हुआ। ईरानियों की छत्र प्रणाली का प्रचार, घंटा आकार के गुंबज बनाने की कला का प्रचार, स्त्री अंगरक्षकों की नियुक्ति, इन सब का क्या हुआ? विकास हुआ। क्वेश्चन 43, निम्न में से कौन सा एक सिकंदर के आक्रमण का प्रभाव नहीं था? इस आक्रमण ने भारत और यूनान के बीच प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित किया। ये बात सही है। इस आक्रमण ने पश्चिमोत्तर भारत में यूनानियों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। ये भी बात सही है। सिकंदर अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, या फिर उसने भारत को यूनान की रियासत बनाया? क्वेश्चन 43, ये बात भी सही है दोस्तों। ठीक है कि अनेक उपनिवेशों की स्थापना के लिए उत्तरदायी था, और लेकिन ये बात सही नहीं है कि भारत को यूनान की रियासत बनाया। ये बात सही नहीं है, क्योंकि उसके बाद वो यहाँ से चला गया था। क्वेश्चन 44, निम्नलिखित में से किस राज्य में गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था नहीं थी? कपिलवस्तु के शाक, कुशीनगर के मल्ल, वैशाली के लिच्छवी या फिर मगध? गणतंत्रात्मक का मतलब क्या है कि उस राजा का क्या होता था? चुनाव होता था। ठीक है, बाकी सभी में क्या था? राजतंत्रात्मक था, यानी कि एक राजा बन गया, फिर उसके बाद उसका बेटा ही राजा बनेगा। क्वेश्चन 44, तो ये मगध में था। क्या था? मगध में, यानी उसका बेटा ही क्या होगा? उसका राजा बनेगा। मगध में ऐसी शासन व्यवस्था थी। क्वेश्चन 45,
सेनिया, सेनिया का मतलब क्या है? नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला। किसे कहा जाता था? बिम्बिसार को, अजातशत्रु को, उदयन को या फिर शिशुनाग को। क्वेश्चन नंबर 45। तो सही आंसर दोस्तों आपका बिम्बिसार। ठीक है, तो मगध साम्राज्य में सबसे पहले नियमित एवं अस्थायी सेना रखने वाला किसे कहा गया? तो बिम्बिसार को कहा गया। किसको? बिम्बिसार को। निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी कि भयानक सेना का स्वामी कहा गया है? एक से एक नाम आ रहे हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है पूछ लिया जाता है कि उसका अर्थ क्या है या इसको किस नाम से संबोधित किया जाता था। तो भयानक सेना का स्वामी यानी कि उग्रसेन किसे कहा जाता था? तो आप देख सकते हैं महापद्मनंद, धनानंद, शिशुनाग या फिर बिम्बिसार, बताइएगा। तो सही आंसर दोस्तों आपका महापद्मनंद। क्वेश्चन 47। डेरियस दारेबाहु ने 516 बीसी में सिंधु के तटवर्ती भूभाग को जीतकर उसे ईरान का 20वां क्षत्रपी, क्षत्रपी का मतलब क्या है? प्रांत बनाया। उससे कितना राजस्व प्राप्त होता था? 360 टैलेंट, 370 टैलेंट, 260 टैलेंट या फिर 270 टैलेंट। क्वेश्चन 47। ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है 47। ठीक है, तो इसके लिए परेशान मत होइएगा। सही आंसर दोस्तों आपका 360 टैलेंट। ठीक है। 48। कौन सा सिकंदर के समकालीन सिकंदर के साथ आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी कि इसमें से 3 लोग सिकंदर के साथ भारत आए लेकिन एक नहीं आया था। निरियाकस या फिर एनासिक्रेटिस या फिर एरिस्टोबुलस या फिर हेरोडोटस। क्वेश्चन 48। तो हेरोडोटस दोस्तों जो कि इतिहास का पिता कहा जाता है, ये उसके साथ नहीं आया था। क्वेश्चन 49। महाजनपद काल में श्रेणियों के संचालक को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन, सेठ, जेठक या फिर ग्राम भोजक। क्वेश्चन 49। तो सही आंसर दोस्तों आप श्रेणियों को क्या कहा जाता था? श्रेष्ठिन। याद कर लीजिएगा श्रेय श्रेय से। गृहपति का क्या अर्थ? धनी किसान, धनी व्यापारी, धनी व्यक्ति या फिर इनमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 50। तो गृहपति किसे कहा जाता था? धनी किसान को कहा जाता था। किसको? धनी किसान को। क्वेश्चन 51। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ क्या करना है? मैच करना है और फिर उसे कोडबद्ध किया गया दोस्तों, उसके साथ क्या करना है आपको? 4 ऑप्शन में से टिक करना है। ठीक है। अष्टकुलक, अष्टकुलक क्या था दोस्तों? आपका परामर्शदात्री संस्था था। महामात्र, महामात्र जो थे दोस्तों उच्च कोट के क्या थे? ये अधिकारी थे, यानी कि राज्य संभालने में इनकी प्रमुख भूमिका होती थी। बलि साधक, बलि का मतलब क्या होता है दोस्तों? कर। आप याद कर लीजिएगा। तो किसानों से कर वसूलने वाला अधिकारी को क्या कहा जाता था? बलि साधक। ठीक है। सौल्किक या शुल्काध्यक्ष। ठीक है, आप बड़े आराम से इसको जो है आराम से पता लगा सकते हैं। शिल्पियों और व्यापारियों से शुल्क या चुंगी वसूलने वाले अधिकारी को सौल्किक या फिर शुल्काध्यक्ष कहते थे। इस प्रकार आप देखते हैं कि सारे मैच हैं इसमें, तो आपका इस प्रकार से आंसर 1, 2, 3 एंड 4 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन 52। मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की और इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा भी मारा गया? और इसे दोस्तों पितृहंता वंश भी कहा जाता है, यानी अपने बाप को उसका बेटा मारेगा और फिर उसको जो बेटा था अपने बेटे के द्वारा मारा जाएगा। ठीक है, पितृहंता वंश कहा गया इसको। क्वेश्चन 52। तो 52 का जो आंसर है दोस्तों आपका अजातशत्रु। ठीक है, अजातशत्रु ने बिंबिसार की हत्या की। ठीक है, और इसी कारणवश क्या हुआ? ये भी मारा गया। क्वेश्चन 53। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? मौर्य, नंद, गुप्त या फिर लिच्छवी? तो लिच्छवियों के द्वारा दोस्तों पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था, विश्व का पहला गणतंत्र। क्वेश्चन 54। महाजनपद दिया गया और उसकी राजधानी क्या थी? ये इसको आपको सुमेल करना है और नीचे जो आंसर दिया गया उसमें आपको बताना है। कुरु, पांचाल, कोसल, वत्स। क्वेश्चन 54। तो कुरु दोस्तों कहाँ था आपका? इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र।
शुरू जो था दोस्तों आपका ये था आपका इंद्रप्रस्थ यानी कि दिल्ली के आसपास का क्षेत्र। पांचाल, पांचाल जो था दोस्तों आपका अहिच्छत्र, ठीक है। और फिर उसके बाद में कौशल, कौशल जानते हैं आप लोग, साकेत या फिर अवध। वत्स, कौशाम्बी, आपका ये सही है। इस प्रकार पहले का कौन सा सही है? चौथा। अब आपका दो ऑप्शन है। पांचाल का अहिच्छत्र यानी कि तीसरा ऑप्शन केवल इसी में है। कौशल यानी कि साकेत इसमें है और लास्ट वाला इसमें है। इस प्रकार आप ऑप्शन नंबर बी इसमें सही है। क्वेश्चन 55, निम्नलिखित में से कौन सा एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? अंग्योत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दीघ निकाय? तो ऊपर ही डिस्कस किया जा चुका दोस्तों। बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है, वो क्या है? अंगोत्तर निकाय। कौन सा एक मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा? गिरिब्रज, राजगृह, पाटलिपुत्र या फिर कौशाम्बी? कौशाम्बी नहीं है दोस्तों, क्योंकि कौशाम्बी जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। तो ये मगध साम्राज्य की राजधानी नहीं रहा। और एक फिर इसमें और कौन सा था? 4 राजधानियाँ थी इसकी। वैशाली, क्या थी? वैशाली भी इसकी राजधानी थी। पाटलिपुत्र का आधुनिक नाम क्या दोस्तों? पटना। गंगा और सोन नदियों के तट पर बसा हुआ है ये, जहाँ पर सोनपुर का मेला भी लगता है। तो ये दोस्तों था आपका 56 क्वेश्चन महाजनपद काल, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे दोस्तों धार्मिक आंदोलन के बारे में, जो कि आपका महावीर और जैन धर्म यानी कि महावीर और गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों लगातार चैनल पे बने रहिएगा महत्वपूर्ण अपडेट्स के साथ। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक आप वीडियो को एंजॉय करिएगा। चैनल पहली बार विजिट करें तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।